बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दुखती रख पर पाँव रख दिया और इस डेवलपमेंट के बाद जो पाँव रखा गया चीफ जस्टिस की जानिब से चीखें निकली हैं, एक बड़ी शख्सियत की गवाही आई है और कुछ इन्फॉर्मेशन अनअर्थ भी हुई हैं कि समीना मलिक साहिबा जो अदालत की हालत में बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, वो कौन हैं, उनकी किसके साथ रिश्तेदारी है, और एक स्कैंडल बना के भी सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक किया गया, वायरल किया गया। इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं, हतमी रिपोर्ट्स हैं, बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। तो ये जो ख़बर इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ये रिवॉल्व करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अहम ओहदेदारान बशमूल रिएक्टर समीना मलिक, BOT बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो अरकान हैं, मेंबरान हैं, और यूट्यूबर्स के गिर्द। लेकिन आज ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ आप मोहब्बत करने वालों, आप खैर खाहों के नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामलात के हवाले से जो समाअत हुई, उस जुमे की रोज़ की समाअत से चंद रोज़ पहले मुझे भी रब्ता किया गया, मुझे भी अप्रोच किया गया और मुझे कुछ मवाद देने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि देने वाले, रब्ता करने वाले भी अपने दोस्त थे, अपने जानने वाले थे, सालों की दोस्ती है, तो मैंने कोई हीले बहाने बना के, तराश के अपना दामन उस इंफॉर्मेशन जिसको दे के मुझे इस्तेमाल कोई करना चाह रहा था, मैंने अपना दामन बचा लिया। बाकी कोई दामन बचा सका नहीं बचा सका, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज ये जो डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि मैं इस पर ब्लॉग नहीं करना चाह रहा था। कुछ ऐसी नाज़रीन डेवलपमेंट्स हुई हैं कि मुझे, जिसने ये व्लॉग्स और जो एक स्कैंडल बनाया गया कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मामला है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक का कोई मफादात का टकराव है, मैं इस पर व्लॉग नहीं करना चाह रहा था। लेकिन कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद मैंने कुछ चीज़ों को कुरीदा है, कुछ तहकीक की है। अब वो तहकीक क्या है, तफसीलात क्या हैं, हैपनिंग्स क्या हुई हैं, किस बड़ी शख्सियत की गवाही आई है, ये सारी तफसीलात एक एक करके इस प्रोग्राम में मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो बड़ा सब्र आज़मा काम होगा आपके लिए, क्योंकि डिटेल थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर जो चीज़ है वो एक ख़बर की सूरत में आपके सामने रखूँ, हक़ाइक़ आपके सामने आ जाए। मैं हक़ाइक़ पे बात करूँगा, कहानियाँ, रामलीला की कहानी आपको नहीं सुनाऊँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें, आप नाज़रीन ये देखें कि समीना मलिक साहिबा जो कि रिएक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैं, इनकी समरी जाती है रिएक्टर की तैनाती के लिए, और सदर साहब होते हैं आरिफ अलवी साहब। अच्छा, पहले नाम इनका नहीं जाता समीना मलिक साहिबा का, पहले जो रिएक्टर के लिए नाम भिजवाए जाते हैं उसमें समीना मलिक साहिबा का नाम नहीं होता, क्योंकि वो 32वें नंबर पे स्टैंड कर रही थी, 32वें नंबर पे स्टैंड कर रही थी। अलवी साहब के पास समरी गई, उस समरी को अप्रूवल के बगैर भिजवा दिया गया। फिर दोबारा इश्तिहार दिया गया अखबार में, और ज़राए का ये दावा है कि समीना मलिक साहिबा को ऊपर लाया गया और वो आ गई 15वीं 16वीं पोजीशन पे। और ये जो मैं ये रिएक्टर की तैनाती के हवाले से बता रहा हूँ, ये इंकिशाफ काशिफ अब्बासी साहब हैं साफ़ी, उनकी तरफ से भी किया गया है असद मलिक साहब के वीलॉग में। असद मलिक साहब का वीलॉग भी आप ज़रूर देखा करें, वो भी फैक्ट बताते हैं, फैक्ट पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो 15वीं पोजीशन पे आ गई, तो इन्हें रिएक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी तैनात कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि सदर तो थे आरिफ अलवी साहब, लेकिन समीना मलिक साहबा किसके रिश्तेदार हैं, किसकी चलें साली हैं, कि पहले वाली समरी रिएक्टर की वापस आ गई, फिर नई समरी भिजवाई गई, इश्तिहार नया दिया गया, नई क्वालिफ़िकेशन उसमें लिखी गई। तो सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा, उनकी ये सिस्टर इन लॉ हैं। अब वो किस पाए के हैं, किस पाए के नहीं हैं,
इस बहस में जाए बगैर लग ऐसा रहा है कि ये रिएक्टर की तैनाती कैसे हुई और पीटीआई के अपने सिफारशी थे जिनकी मुबैना रिकमेंडेशन और दबाव की वजह से समीन मलिक साहब को जो है मुबैना तौर पे रिएक्टर यूनिवर्सिटी लगाया गया। अब वो जो शख्सियत जो सिफारिश करने वाली थी वो तहरीक इंसाफ में अब नहीं है, वो शायद थोड़ी सी दूर हो चुकी हैं। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपको बता दें। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो ख़बर आपके साथ मैं एक एक करके तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मफादात के टकराव वाली बात पे डायरेक्टली आ जाते हैं कि इसमें कोई काजी फायसा साहब का और उनके सेक्रेटरी का मफादात का टकराव था। मफादात का टकराव क्या होता है? आपने कोई फ़ायदा लेना हो, आपका कोई मामला जुड़ा हो, लेकिन आपको वो फिर प्रूव भी करना है। जब आपने इल्ज़ाम लगाना है, आपने बताना है कि क्या मफाद हासिल किया गया। अगर मफाद नहीं हासिल किया गया तो फिर आप मफादात का टकराव कैसे साबित करेंगे? ये जो नाज़रीन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो मेंबर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, ये काजी साहब सिर्फ इस्लामिक के नहीं हैं, कायदे आज़म के भी हैं और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के भी रुकन हैं बोर्ड के। अब कानून ये कहता है कि जो बीओटी की मीटिंग है, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कानून है, हर साल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुआ करेगी। अब आखिरी जो मीटिंग हुई इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बीओटी की, वो जून 2020 में हुई। 21 में नहीं हुई, 22 में नहीं हुई, 23 में भी जाके दिसंबर 2023 में होती है, जब चीफ जस्टिस काजी फायसा जिम्मेदारियां संभालते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। तब लेटर लिखा जाता है चीफ जस्टिस के ऑफिस की तरफ से कि क्योंकि वो बीओटी के रुकन बन गए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑटोमेटिकली जो कानून है उसके मुताबिक बीओटी के रुकन बन जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ये मांगी गई कि आप ये बताएं कि आखिरी मीटिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की कब हुई, बीओडी की कब हुई, और जो टेन्योर पोस्टें हैं यूनिवर्सिटी में वो कितनी हैं, और टेन्योर पोस्टों पे कितने परमानेंट लोग लगे हुए हैं और कितने आर्जी ओहदों पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का बजट कितना है, यूनिवर्सिटी का खसारा कितना है। नाज़रीन मुझे ये बताएं, आप समझदार हैं, जब आप किसी बोर्ड के रुकन बने और वो पब्लिक मनी से वो इदारा चल रहा हो, अरबों रुपए आवाम के उस इदारे में झोंके जा रहे हों, तो क्या आप एक मनसब पे बैठ के ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे कि मुझे बताया तो जाए कि इस इदारे का माली मामलात क्या हैं, बाकी मामलात क्या हैं? या सिर्फ आप चुप करके जाके बैठ जाएंगे और बीओटी की मीटिंग से उठ के वापस आ जाएंगे कि मैंने तो जी ना सुना है ना मैंने किसी को बताना है। तो फिर आपको उस बीओटी का रुकन किस लिए बनाया गया? कोई जिम्मेदारी तो आपके कंधों पे है ना। अब काजी फैसल साहब ने जब मनसब संभाला, अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेटर तीनों यूनिवर्सिटियों को लिखे गए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी लिखा गया, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को भी लिखा गया, और इस्लामिक, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल को भी लिखा गया। तीनों से यही इन्फॉर्मेशन मांगी गई। अल्लामा इकबाल ने बिला किसी झिझक के इन्फॉर्मेशन दे दी, कायदे आज़म ने भी इन्फॉर्मेशन दे दी, इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया, कुछ ताख़ीर से दे दिया लेकिन दे दिया। लेकिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने जवाब नहीं दिया। जब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उसके बाद नाज़रीन वज़ारत तालीम जो फ़ंड करती है, 2 अरब का फ़ंड देती है, 3 अरब स्टूडेंट्स की फ़ीस की मद में इकट्ठा होता है साफ़ी काशिफ अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक। तो यूनिवर्सिटी ने लिखा, यूनिवर्सिटी को वफाकी वजारत ने लिखा कि इन्फॉर्मेशन दें जो आपसे मांगी जा रही है, बीओटी के वो रुकन है, आप उनको दें। चीफ जस्टिस को इन्फॉर्मेशन उसको देने से इनकार किया गया। सदर पाकिस्तान ने लिखा, सदर पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी को कहा, जो बीओटी की मीटिंग को चेयर करता है उसके कहने पर भी यूनिवर्सिटी ने यह मालूमात देने से इनकार कर दिया। क्या वजह थी कि सदर के कहने पे, मुतलका वजारत के कहने पे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही थी? उस इन्फॉर्मेशन में आखिर ऐसा क्या था कि वो मालूमात देने से इनकार किया गया? कुछ सवाल, कुछ चीज़ें तो आपके जहन में आएगी ना, आखिर कुछ तो वजह है, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी पर्दादारी है। बिना किसी वजह के तो आप पर्दादारी कर नहीं सकते। और फिर नाज़रीन ये मालूमात कब दी गई कि कितना टेन्योर है जी, टेन्योर पोस्टें कितनी हैं, आखिरी मीटिंग बीओटी की, बीओडी की कब हुई,
कितने आर्जी अपॉइंटमेंट्स हैं, बजट कितना है, खसारा कितना है, सऊदी सफ़ीर की मदाखलत के ऊपर। यानी पैसा पाकिस्तान दे, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अवाम के पैसे से बनी हो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सऊदी सफ़ीर के मुबैना तौर पे मुझे जो कहा गया कि सऊदी सफारत खाने की मदाखलत के ऊपर, उसके इंटरवेंशन पे ये मालूमात दी गई कि ये जो मालूमात हैं, और फिर ये मालूमात देने के बाद जो BOT की मीटिंग है उसको ताख़ीर का शिकार किया गया कि ये मीटिंग किसी तरीके से ना हो सके। क्या वजह है नाज़रीन? इसकी कोई तो वजह होगी। फिर हुआ क्या नाज़रीन? हुआ ये कि जो डिटेल सामने आई उसमें ये है कि टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है और टीचिंग स्टाफ कम है और क्लरिकल स्टाफ ज़्यादा है, और यूनिवर्सिटी जो है वो ख़तरे में जा रही है, माज़रत चाहता हूँ, खसारे में जा रही है। और फिर जब पहला BOT का इजलास होता है, BOT का पहला 11 दिसंबर 2023 को इजलास होता है, तो काजी फैसल साहब ये सारी चीज़ें उनके सामने रखते हैं। माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, वो 2 शैतान आ गए थे, उन शैतानों को बाहर भेजा। तो जब आरिफ अलवी साहब को 11 दिसंबर की मीटिंग में जो काजी फैसल साहब ने वहाँ पे चीज़ें उठाई, बताई, सवालात किए कि कानून के मुताबिक यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं चला रहे, यूनिवर्सिटी में रेप हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कत्ल हो रहे हैं, सुप्रीम को अपना यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटी में टीचिंग के जो परमानेंट टेन्योर पोस्टें हैं वहाँ पे आर्जी लोग लगाए गए हैं, यूनिवर्सिटी खसारे में जा रही है, यूनिवर्सिटी में बाहर से तलबा पढ़ने के लिए आते हैं, पाकिस्तान की साख का मामला है। तो उस पर फिर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि ये चीज़ें मेरे तो नॉलेज में थी नहीं कि यूनिवर्सिटी की हालत इतनी ख़राब है। अब एक जो प्रोपेगेंडा किया गया कि काजी फैसल साहब बड़े लाउड वहाँ पे बोले, काजी फैसल साहब ने वहाँ पे ट्रायल कोर्ट लगा दी, और मुख्तलिफ ममालिक के जो रुकन थे BOT के, उन्होंने ईमेल्स कर दी जी कि ये मीटिंग मिनट्स क्यों मांगे गए, और ईमेल के ज़रिए वो जो मीटिंग हुई थी BOT की, उस कमेटी की मीटिंग को मुस्तरद कर दिया गया। कमेटी की मीटिंग जब आपने अटेंड कर ली उसके बाद आप मुस्तरद नहीं कर सकते, मुस्तरद आपने करना है जब बैठे थे तब उठ के चले जाएं। फिर दूसरा ये है कि आप रेशो तो निकालें। मैंने जो यूनिवर्सिटी से और कुछ जो साफ़ी एजुकेशन की बीट को कवर करते हैं उनसे जो मैंने जाना है, 23 ग़ालिबन रुकन हैं, BOT के अरकान हैं, मेंबर हैं। सिर्फ 4 की तरफ से ये इस किस्म की रिजर्वेशन का इजहार किया गया कि काजी फैसल साहब ने ये बातें क्यों की गई, उनकी तरफ से बातें क्यों कही गई। 19 की तरफ से कोई क्वेश्चन भी नहीं किया गया। तो फैसला अक्सरियत का होगा कि मिनॉरिटी का होगा। चलें, मिनॉरिटी की राय हो सकती है, लेकिन उसको ये एंगल देना कि बस यही चीज़ ही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। और फिर जो BOT के एक और रुकन हैं, सऊदी हैं, वो सऊदी हैं, डॉक्टर अब्दुल करीम ईसा, राब्ता इस्लामी के सदर हैं। वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन 11 दिसंबर 2023 की जो BOT की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था डॉक्टर अब्दुल करीम अली ईसा ने कि 1 महीने का यूनिवर्सिटी को वक्त दे दें, अगर ये मामलात अपने ठीक नहीं करते तो फिर कमेटी बना के इस पर एक्शन लिया जाए। और फिर वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए भी आए, उनको एक सोने का पेन गिफ्ट दिया। चीफ जस्टिस को बैतुल्लाह शरीफ की जो चाबी है दरवाजे की, उसका मॉडल पेश किया, लेकिन वो काजी फैसल साहब ने दोनों तोहफ़े जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में रखवा दिए। क्या जो हालात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, मत्ती भाई ने ख़ुद 2021 में भी लॉक किया, बच्चे के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रेप हुआ, और जो रेप का नाज़िम मामला जो कहा गया ना डॉक्टर मुश्ताक साहब के मफादात का टकराव है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर मुश्ताक साहब की अपील पेंडिंग पड़ी है उसको चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने फ़िक्स किया समाअत के लिए? कोई फ़ैसला उनके हक़ में लेके दिया? नहीं लेके दिया। ना वो अपील आज तक समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और काजी फैसल साहब रिटायर होने जा रहे हैं 25 अक्टूबर को। तो फिर कौन सा मफादात का टकराव हुआ? लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी के मामलात के हवाले से मुश्ताक साहब आगाह थे तो उन्होंने अगर काजी फैसल साहब को ब्रीफ कर दिया, मकसद क्या था? यूनिवर्सिटी के मामलात को बेहतर करना था, कोई और तो मकसद नहीं था। अब आप ये देखें कि कत्ल के मामले पे जो कमेटी बनी थी, प्रोब कमेटी बनी थी, उसमें डॉक्टर मुश्ताक साहब शामिल थे। अब मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंतहाई मुसद्दका इन्फॉर्मेशन है। किसी ने इसको जो एंगल भी देना है कि डॉक्टर मुश्ताक ने दी है वो बेशक देता रहे, लेकिन मैं आपके सामने रिपोर्ट रखूँगा। किसकी रखूँगा? पार्लियामेंट की रिपोर्ट रखूँगा। ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट में सारा कच्चा चटा खोल दिया गया कि अपना इस्लामिक यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा था।
तो प्रोब कमेटी में शामिल थे डॉक्टर मुश्ताक, डॉक्टर अजीज़ुर रहमान। इन्होंने कत्ल के हवाले से रिपोर्ट पेश की, इजाफी नोट भी लिखे कि ये मामलात यूनिवर्सिटी में ठीक नहीं चल रहे, सिक्योरिटी के मामलात बड़े ख़राब हैं। कत्ल हुआ है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अहाते में, यूनिवर्सिटी में। तो उसके पदाश में जो इजाफी नोट उन्होंने लिखा, उसकी पदाश में जो डॉक्टर मुश्ताक साहब थे, उन्हें उनके जो डीजी का ओहदा था उनसे हटा दिया गया, शरिया अकेडमी का गालिबन। डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब जो कि चेयरमैन थे लॉ डिपार्टमेंट के, उन्हें चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया। और फिर नाज़रीन, जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के साथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रेप हुआ, मती भाई ने उसके ऊपर अपना ब्लॉग किया 2021 में, उस पर भी सोशल मीडिया की पोस्ट करने से पहले डॉक्टर मुश्ताक साहब ने सदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा, अफसोस का इजहार किया यूनिवर्सिटी के अमूर पर, यूनिवर्सिटी के अफेयर्स पर, और वो लेटर लिखने के जुर्म में उनको फिर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि पार्लियामेंट की क्या रिपोर्ट है। तो पार्लियामेंट की सेनेट की कायमा कमेटी एजुकेशन, उसने एक सब कमेटी बनाई। उस सब कमेटी में नाज़रीन कन्वीनर थी सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहबा, शाहीन खालिद भट्ट सेनेटर, सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिनके गिर्द आज वो जो इन सहाफ़ी यूट्यूबर्स हैं वो बड़े घूम फिर रहे होते हैं आगे पीछे, राइट लेफ़्ट में, कि डॉक्टर मुश्ताक ने ये कह दिया, डॉक्टर मुश्ताक ने वह ये कह दिया। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने भी गवाही दी है। क्या गवाही दी है? डॉक्टर मुश्ताक की गवाही पे आने से पहले नाज़रीन, जो सब कमेटी सेनेट की बनाई गई, कैमा कमेटी की, उसने क्या रिपोर्ट पेश की? 13 सफ़ात की ये रिपोर्ट थी नाज़रीन। उस रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर मुश्ताक को जो इजाफी नोट उन्होंने लिखा बच्चे के रेप के मामले पे, उस इजाफी नोट लिखने के जुर्म में उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। और वो प्रोब कमेटी में थे डॉक्टर मुश्ताक, और सेनेट की सब कमेटी ने रेफ़र किया। ये 2022 में मामला चल रहे हैं। कब के हैं नाज़रीन? मार्च 2022 में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुए। तब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, काजी फैसल चीफ जस्टिस भी नहीं बने थे, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे। उस वक्त ये रिपोर्ट वहाँ पे पेश हुई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि डॉक्टर मुश्ताक साहब को रिएक्शन में, लेटर लिखने के रिएक्शन में बरतरफ किया गया, इनको नौकरी पे बहाल किया जाए। और ये नाज़रीन जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है सब कमेटी की, मार्च 2022 से लेकर आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। एक और भी नाज़रीन रिपोर्ट बनी थी, अब तो रिपोर्टिंग खुल गई ना सारी, फैक्ट के साथ आएँ। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत तालीम की, वजारत वफाकी तालीम की, उसकी एक खसूसी कमेटी बनी यूनिवर्सिटी में रेप के मामलात पे, यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी के मामलात में, यूनिवर्सिटी में बच्चे के कत्ल के मामले पे। तो FIA के डायरेक्टर उसमें शामिल थे, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन वजारत के शामिल थे, SSP स्पेशल ब्रांच शामिल थे, SSP ऑपरेशन शामिल थे। इन्होंने भी रिपोर्ट पेश की कि यूनिवर्सिटी के हालात कुछ मुनासिब नहीं हैं, ख़राब है हालत, खस्ता हाली का शिकार है यूनिवर्सिटी, इखलाकी मामलात के हवाले से, माली मामलात के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट दी। अब नाज़रीन ये जो चीज़ें चली हैं, आप ये देखें, मैं आपके सामने डॉक्टर मुश्ताक साहब जो उस कमेटी के रुकन थे, उन्होंने क्या लिखा नाज़रीन, ये सुने नाज़रीन। और ये किस पे लिखा? ट्विटर पे लिखा नाज़रीन। और गवाही दी उन्होंने डॉक्टर मुश्ताक साहब के हक़ में। ये तमाम चीज़ों ने मुझे कहा कि मैं चीज़ों को खंगालूँ, लेकिन मुश्ताक साहब की ट्वीट पे आने से पहले सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उसकी ट्वीट पे आने से पहले कासिम सूरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ट्वीट की। क्या लिखते हैं ये नाज़रीन देख लें। ये है काजी फायसा का सेक्रेटरी और इसका फ्रंटमैन डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये शख्स बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की शरिया अकेडमी का साबिक DG है और पिछले 1 साल से काजी फायसा अपने स्क्रब सेक्रेटरी को इस्लामी यूनिवर्सिटी में ओहदा वापस दिलाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा होता तो चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया होता तो लग ना चुके होते, दोबारा बहाल ना हो जाते। चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे किसने आगे रखना डालना था? ये जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया, एक ऑर्डर करके वो मारते कि ये बहाल है जी, अपील पेंडिंग पड़ी है ना, एक ऑर्डर करके बहाल कर देते, किसकी ज़रूरत थी बहाल ना करते। लेकिन वो तो अपील समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं हुई। लेकिन इस पर नाज़रीन जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया सेनेटर मुश्ताक अहमद ने। कासिम सूरी साहब, ये झूठ है, मैं ज़ाती तौर पे डॉक्टर मुश्ताक और उसके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ, इनको
सच बोलने और माफिया के सामने खड़े होने की सदा दी गई है। मैं सेनेट की इस कमेटी का रुकन था जिसने डॉक्टर मुश्ताक और इस्लामी यूनिवर्सिटी के केस की तहकीकात की थी, और मेरे साथ पीटीआई के सेनेटर इजाज चौधरी साहब भी उस कमेटी के रुकन थे। आप कम अज़ कम सेनेटर चौधरी इजाज से ही पूछ लेते। कमेटियों की सिफारिशात सेनेट के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को तमाम बद इंतज़ामी, करप्शन, जामिया की तालीमी अबतरी का ज़िम्मेदार करार दिया गया। और सेनेट कमेटी की सिफारिशात हैं कि डॉक्टर मुश्ताक बेगुनाह हैं, फौरी तौर पे उनको अपने ओहदे पे बहाल किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी की इन सिफारिशात को सेनेट ने मंजूर कर दिया, जिसके बाद हुकूमत यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के लिए इस पर अमल दरामद लाजम था, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और माफिया ने सेनेट की मंजूर करदा रिपोर्ट और सिफारिशात पर कोई अमल दरामद नहीं किया। आप सेनेट की कमेटियों की रिपोर्ट पढ़ लें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस अजीम जामिया को किस बेदर्दी से लूटा गया है और कैसे तबाह किया गया है। तो अवाम के अरबों रुपए जो झोंके जा रहे हैं, उस पर सेनेटर मुश्ताक साहब की रिपोर्ट है कि बेदर्दी से लूटा जा रहा है, पैसा उसका जो है वो खाया जा रहा है, झोंका जा रहा है ऐसे कामों में जिसका यूनिवर्सिटी को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कादी फैसल साहब ने अगर BOT की मीटिंग में बैठ के उन मामलात के हवाले से पूछ लिया और ये कहा कि कानून के मुताबिक चलाएं, तो कौन सा जुर्म कर लिया? क्या आपका और मेरा पैसा नहीं? और फिर जब इस किस्म के मामलात जब आप बता नहीं रहे थे, जो हम आज आपको बता रहे हैं, तो फिर आप प्रोपोगंडा करें, आप पता नहीं क्या क्या रंग दें कि वो देखें जी काजी साहब ने ये कर दिया, मफादात का टकराव डॉक्टर मुश्ताक ने वो कर दिया, फिर वो रिमार्क्स दें, तो फिर आपकी चीखें निकल जाती हैं। तो फिर तो ठीक है ना कि दुखती रग पे फिर मुझे लगता है कि काजी साहब को भी समझ आ गई है, काजी साहब को भी समझ आ गई है कि फिर एक्सीलेटर पे पाँव ऐसे ही रखना है, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, झूठा प्रोपोगंडा करना है तो फिर मैं भी एक्सीलेटर दबाऊंगा, मैं भी दुखती रग पे पाँव रखूँगा। मुझे तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, वो जो डॉक्टर मुश्ताक साहब की अपील पेंडिंग पड़ी है, क्यों पेंडिंग है? काजी साहब खुद ना सुने, किसी और बेंच को भेजें, उसको डिसाइड कराएं, डिसमिस कर दें डॉक्टर मुश्ताक साहब की, नहीं बहाल होते वैसे डिसमिस कर दें, लेकिन उसको डिसाइड करें, किसी के कहने पे, किसी के प्रोपेगेंडे के ऊपर उसको मत रोकें। अब देखें ना, फार्म 45, 47 के हवाले से जो एक फैसला काजी फैसल साहब ने दिया कि जब डब्बे खुल गए तो पीछे क्या रह गया, उस पर भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया कि ये तो देखें जी, अब इसके बाद तो अगर डब्बे भर दिए जाएंगे, डब्बे जब दोबारा खुलेंगे तो उसमें वोट शुमार होंगे और फार्म 45, 47 की कोई हैसियत नहीं रहेगी। भाई उससे पहले काजी फैसल साहब के इस फैसले से पहले जो उन्होंने PB 14 बलोचिस्तान के सूबाई हल्के के हवाले से दिया है, पहले क्या असूल थे पाकिस्तान में? पहले भी यही असूल था। ये जो फैसला काजी फैसल साहब ने दिया, पहले ही फैसलों का तसलसल है। क्या पहले लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हारने के बाद नहीं जाते थे? जाते थे। और जब ट्रिब्यूनल में जाते थे, क्या वो डब्बे खुलने जाते थे, वोटों के थैले खुलने जाते थे? और फार्म 45 तो आज है, 45, 47 आज है, इससे पहले तो फार्म 14, 15, 16 इस तरह के 17 ये होते थे, पहले तो यही होते थे। और जब तक डब्बा ना खुले तब तक तो उसकी हैसियत है फार्म 45, 47 की। लेकिन जब डब्बा खुल गया, वोट खुल गए, सब कुछ आपके सामने आ गया कि ये वोट हैं, रिजेक्टेड वोट हैं, ये काउंटर फाइल्स हैं, उसके बाद इसलिए तो डब्बे खोले गए थे कि उस फार्म 45 में कोई गलती हो सकती है। अगर फार्म 45 ही सब कुछ है तो फिर PTI के लोगों को कहे ना, वो ना जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, बस फार्म 45 लेके 47 लेके इस्लामाबाद की गलियों के, सड़कों के, चौराहों के चक्कर लगाते रहें, ना जाए ट्रिब्यूनल में, ना खुलवाएं जाके डब्बे। मतलब आपने प्रोपेगेंडा ही करना है। तो फिर जब आपने प्रोपेगेंडा करना है तो फिर अगले के रिस्पांस के ऊपर फिर चलाएं नहीं, चीखें ना निकालें, फिर बर्दाश्त करें। जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आगे से उसका रिस्पांस आता है कि झूठी रिपोर्टिंग होती है, हक़ाइक़ के बरक्स होती है, फैक्ट नहीं बताए जाते, तो फिर उसको सहने की हिम्मत भी रखें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।